तो हम अरुण सावंत साहब से पूछते हैं। आई थिंक मिस्टर सावंत इज विद अस फ्रॉम द एकनाथ शिंदे सेना। सावंत साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हाउ आर यू सर? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू आल्सो सर। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। दिवाली सुखद हो, शांतिपूर्ण हो, हर एक की तरक्की हो। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और देश के सभी जनता को हमारी ओर से, महाराष्ट्र की ओर से, हमारी शिवसेना पार्टी की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात। जय भवानी सर, जय भवानी। जय भवानी। सावंत साहब अब ये बताएं, ये भुजबल साहब को क्या हो गया? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, मतलब ये बट ठीक है, हो सकता है कि उनके दिमाग में, उनके जहन में कोई बात हो। मैं मानता हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कुंभी सर्टिफिकेट आप तो ऐसे बांट रहे हो जैसे रेवड़ी बांट रहे हो, दुकान खोल के रखी है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब पब्लिक में बोलना चाहिए था क्या? मतलब मेरी समझ के बाहर है। मतलब क्या है, शिंदे साहब से बात भी तो कर सकते थे, अजीत दादा पवार से बात कर सकते थे, क्या जरूरत पड़ी है बोलने की? मैं क्या हो गया उनको? आपको क्या लग रहा है, क्या हो गया कि मतलब घबरा गए वो, कि उनका खुद का जो जैसे उनकी जो समता परिषद है या माली समाज है उनके खिलाफ हो जाएगा, ऐसा है क्या? देखिए, एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो मैं यही कहूंगा कि कुछ नेताओं को ये जो अभी चल रहा है मराठा रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन, इसका क्रेडिट मेरी भी झोली में आ जाए, इसके लिए अभी एक दौड़ लगी हुई है और उसी दौड़ का ये नतीजा मुझे लग रहा है। और उसी की वजह से कुछ नेता लोग ओबीसी के आरक्षण के लिए या ओबीसी के हक के लिए उस लड़ाई में कूद रहे हैं। जी सावंत साहब, आज एकनाथ शिंदे जी सीम टू वेरी कॉन्फिडेंट। शिंदे साहब तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था आज, वो जिस प्रकार से डील कर रहा था, हैंडल कर रहा था। बोले कि भुजबल साहब ठीक है वो बोले हैं, मगर कोई भी इस चीज को एग्रेसिव मत लीजिए, इसको एग्रेसिव करने की कोशिश मत कीजिए। दे विल बी नो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है कि हर मराठा कुंभी सर्टिफिकेट देंगे, ये गलत है। हाँ, वी आर सॉल्विंग इट न प्रॉब्लम। और जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी बात कर रहे थे, टोटल कॉन्फिडेंट थे। और आज के मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि भुजबल साहब भी टोन डाउन हो गए और पूरे ट्रिपल इंजन सरकार आर टॉकिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यानी कोई उनमें मतभेद दिखाने जो 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, क्या चेंजेस आ गया? बिल्कुल सही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ये आज ही नहीं या इसी इशू पर नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं इसी प्रकार से उनका कॉन्फिडेंस हमेशा रहा है और हमेशा उनका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं सच्चे लगन से करते हैं और सच्चाई से करते हैं, मेहनत से करते हैं और आम आदमी तक ये इस सरकार के द्वारा जो बेनिफिट है वो पहुंचाने की वो पूरी मन से कोशिश करते हैं और इसीलिए वो कॉन्फिडेंटली हमेशा दिखते हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा है शिंदे साहब जो हैं, हर एक को, भले वो पब्लिक में हो या प्राइवेटली भी हो, जितने भी नेता हैं, भले वो विपक्ष के भी नेता ना हो, क्योंकि सब तो कलीग ही हैं, हर एक कोई जानता है एक दूसरे को, बहुत ही दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली तरीके से अपनी बात कह जाते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। मैंने ये देखा है कि गोल गोल बात नहीं करते, भले वो शरद पवार जी हों, अजीत दादा पवार हों, कोई भी हो, जिससे भी बात करते हैं खुल के बात करते हैं। और वो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी मतलब खूबी है उनकी। ये दैट्स अ बिग थिंग। आज तक मतलब कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जो बिल्कुल खुल के बात करता हो कि भाई क्या है बताओ ना, 1 2 3 करते हैं ना, अगर काम करना है तो ठीक है, नहीं करना तो जयराम जी की। मतलब दैट इज फैंटास्टिक द वे ही इज डन इट, वेरी 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 गुड। लेकिन ये मराठा रिजर्वेशन को लेकर के और बाकी अब जो दांगड़ आरक्षण की बात आ रही है, कोली समाज के आरक्षण की बात आ रही है, अब हमारी सुप्रिया ताई जी ने तो मुस्लिम आरक्षण की भी बात कर दी है। तो ये अब ये जो कहते हैं ना वो भूत जो है वो बोतल से निकल गया है। अब ये जितने आरक्षण की जो जितनी मूवमेंट्स हैं ये सब शुरू हो जाएंगी, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे सावंत साहब? देखिए, शुरू हो जाएंगी नहीं, ये दौड़ शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को ये बताऊंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा, जब भी उन्होंने मीडिया के सामने कोई बात रखी है, कही है, उस वक्त उन्होंने साफ साफ अपना जो कहना है वो कह दिया है कि हम
मराठा जाति को आरक्षण जरूर देंगे, उनका हक उनको जरूर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं, आप जरा ठीक से सुनिए, लेकिन ओबीसी का जो आरक्षण है उसको 1% से भी धक्का नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इस प्रकार से उनकी योजनाएं चल रही, इस प्रकार से इस सरकार का और उनका काम चल रहा है, ताकि किसी का हक चुराकर मराठों को वो न्याय देने की बात उन्होंने कभी नहीं की, और मराठाओं को भी वो न्याय देने की बात हमेशा से कह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने लाखों की संख्या में जब समाज सामने खड़ा था, वो उनको सुन रहा था, उस वक्त उन्होंने भरी सभा में अपना भाषण रोकते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम उन्होंने खाई और साफ साफ कहा कि मैं मराठाओं का जो हक जो इतने सालों से नहीं मिला है उन्हें, वो हक दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और वो हक दिला कर रहूंगा। और वो हक दिलाते हुए मैं ओबीसी जाति को या और किसी भी समाज को मैं कोई भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहने के बावजूद भी कुछ नेता, अभी आप देख रहे हैं अलग अलग चैनल के ऊपर, कैसे उनमें दौड़ लगी कि हम भी अभी हमारे समाज का जो आरक्षण है वो बचाने के लिए हम भी उतरेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे, हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बयानबाजी है, ये सब करने की उनको जरूरत नहीं है और नौबत भी उनके ऊपर ये सब करने की आएगी नहीं, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री हमेशा आम आदमी के हक के लिए लड़ने वाला और काम करने वाला मुख्यमंत्री है। ये इन्होंने हर एक बात में साबित करके दिखाया है। फिर भी कुछ नेता, किसी का नाम लेना मैं यहाँ उचित नहीं चाहूंगा, उचित नहीं समझूंगा, जो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले जो कूदिए वो मैं मारूं, इस लड़ाई में मैं आ पड़ूं ताकि उसका श्रेय मुझे मिले, मेरा नाम आगे बढ़े, फिर बाद में कुछ लोग आएंगे तो उनको वो श्रेय नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात नहीं है राजनीति के लिए, और ऐसे नेता लोग ज्यादा दिन राजनीति में टिकेंगे भी नहीं भविष्य में, ये जनता उनको दिखा देगी। सावंत साहब, दी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत पोल जो हो गया, इट इज गिवन ट्रिपल इंजन सरकार ने स्वीप किया, ट्रिपल इंजन सरकार ने स्वीप किया। और जो इनिशियली सर्वेस बोल रहा था कि शरद पवार साहब के साथ छोड़ के नेता लोग गए हैं, मगर शरद पवार साहब के वोटर्स अभी भी शरद पवार साहब के साथ हैं, वैसे ही उद्धव ठाकरे जी बोले कि बाला साहब ठाकरे जी के वोट्स वो उद्धव ठाकरे जी के पास ही रहेंगे, शिंदे साहब एकनाथ शिंदे जी के साथ नहीं रहेंगे। मगर यहां पर ट्रिपल इंजन सरकार ने हर चीज को गलत ठहरा दिया एंड you have won, the triple engine सरकार has won the ग्राम पंचायत। पवार साहब, शरद पवार साहब को पीछे छोड़ दिए, उद्धव ठाकरे जी को पीछे छोड़ दिए, एंड यू हैव डन फैंटास्टिक। और आपका कहना अभी है, ट्रिपल इंजन कह रहा है कि दिस इज, ये दिशा है, दिस इज द वे 2024 elections are going to be fought and the triple engine सरकार will clean sweep and prime minister will be मोदी साहब। एकनाथ शिंदे जी का कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से उभर कर आया है। हाउ डू यू सी दैट सावंत साहब? मैंने इसके पहले भी आपके चैनल के ऊपर ये बात कही थी कि ये जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसे महाविकास आघाड़ी को, जिसको उसको जो बोलना है वो बोले, उनको जो चिल्लाना है वो चिल्लाए, ये महाविकास आघाड़ी को परास्त कर देगी। और हम तीनों पार्टियों में, ये जो हम एक से भले दो, दो से भले तीन और एक से भले दो, दो से भले तीन करके जो हमारे मुख्यमंत्री है और दो हमारे डिप्टी सीएम है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तीनों में अच्छा तालमेल है, ये उन्होंने हर एक बात में साबित किया है। और उसी का ये नतीजा है, पिछले 15 महीनों में, 14-15 महीनों में इस सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय डिप्टी सीएम फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, इनका साथ लेकर जिस प्रकार से अलग अलग आम आदमी के बेनिफिट की योजनाएं इस महाराष्ट्र में लागू की है, जो प्रोजेक्ट पिछले महाविकास आघाड़ी की सरकार में बंद पड़े थे इनकी गलतियों की वजह से, वो भ्रष्टाचार की वजह से, वो सारे प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए और आज वो सारे प्रोजेक्ट जनता को बेनिफिट दे रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, आम जनता को के हित में अलग अलग योजनाएं लागू हो गई है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों में अच्छा तालमेल है। उसी का ये नतीजा है कि 2359 जो ग्राम पंचायत की सीटें थी उसके ऊपर मोर देन 75%
जो सक्सेस है वो हमारी सरकार को मिला है, हमारी महायुति सरकार को मिला है। अभी फिर भी गिर गए, फिर भी तंगड़ी ऊपर। इस प्रकार से कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के मुखिया है नाना पटोले जी, वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है वो आम जनता के इलेक्शन होते हैं, इसका और बाकी कुछ पार्टियों का लेना देना नहीं होता है। और कुछ साल पहले यही इलेक्शन जब हुए थे, उस वक्त यही नाना पटोले और यही उद्धव ठाकरे जी ये कहते थे कि ये जो इलेक्शन होते हैं ग्राम पंचायत के, वो ग्राम पंचायत के इलेक्शन के ऊपर ही लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन निर्भर करता है। और आज ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब हार गए लेकिन अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महाराष्ट्र राज्य की सरकार को, जनता को बताना चाहता हूं, और इस देश की जनता को भी मैं ये कहूंगा कि आने वाली 2024 के जो फर्स्ट लोकसभा आएंगे, उसके बाद विधानसभा आएगी, उस दोनों इलेक्शन का ये लिटमस टेस्ट था। और उस लिटमस टेस्ट में महाराष्ट्र की महायुति आघाड़ी, मतलब हमारी सरकार जो है, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी अजित पवार जी का गठ, ये तीनों ने मिलकर अच्छी तरह से ये लिटमस टेस्ट पास की है। और इसी का नतीजा आने वाले इलेक्शन में दिखाई देगा। जनता ने ये निर्णय क्यों लिया? देखिए, शरद पवार और अजित पवार दोनों अलग अलग हो गए, उनकी कांग्रेस में फूट गिरी थी कुछ कारणों से। हमारी जो शिवसेना है, मूल शिवसेना हमारी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करी, उस शिवसेना को, और उद्धव ठाकरे जी शिवसेना जो हिंदुत्व छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने गई, तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। फिर भी लोगों ने हमारे ऊपर, हमारी शिवसेना के ऊपर और अजित पवार जी के ऊपर विश्वास रखा, और उन्होंने इस ग्राम पंचायत की इलेक्शन से ये साबित कर दिया कि यही असली शिवसेना है और यही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिसे अजित पवार जी चला रहे और एकनाथ राव शिंदे जी चला रहे, और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में, जो हिंदुत्व को बचाने के लिए तीनों पार्टियां एक हुई है। और यहाँ का, इस महाराष्ट्र के विकास के लिए और देश के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी काम कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो काम है वो आम जनता को मन में उतरा है, और इसी के नतीजे की वजह से ग्राम पंचायत के इलेक्शन हम जीत गए। सावंत साहब, यस, आपने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी कोई जीतता है पंचायत चुनाव के अंदर, वो यही बोलता है कि ये संदेश है, अंदेशा है आने वाले चुनावों के लिए, मतलब लोग हमारे साथ हैं। और जो हारता है वो यही बोलता है कि यार इस चुनाव में ए और बी फॉर्म थोड़ी होता है, सिंबल के ऊपर थोड़ी लड़ा जाता है, किसी को क्या मालूम कि असल में कौन किसका सपोर्टर है। तो वास्तविकता में ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि जैसे, मैं कहूंगा, जी बोलिए सर, बोलिए। इस बात के ऊपर मैं कहूंगा, आप, मेरा डिबेट शुरू होने के पहले कोई एक सभ्य गृहस्थ आपके चैनल पर थे जिनका नाम था हनुमंत पवार, कांग्रेस के थे वो प्रवक्ता। वो छाती ठोक ठोक के कह रहे थे, मतलब झूठ ऐसा बोलो जोरदार कि सामने वाले सुनने वालों जनता को सच लगना चाहिए। और वो भूमिका वो हनुमंत पवार कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छी तरह से निभा रहे थे। मुझे हंसने को आ रहा था बहुत। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इलेक्शन का रिजल्ट लगने के बाद मुझे खुद उस काम के ऊपर सौंपा गया था कि आप महाराष्ट्र में जितनी भी जगह पर हमारी ग्राम पंचायत लड़ी है, हमारे कैंडिडेट लड़े हैं, उनका आप ब्यौरा लीजिए। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार हर एक जिला प्रमुख के साथ बात कर रहा था, उनसे ये सवाल मैं पूछ रहा था कि हमारी ओर से कौन कौन कैंडिडेट लड़े, हमारी पार्टी का नाम लेके, अपनी पार्टी का ताकत लेके, अपनी मुख्यमंत्री का नाम लेके, हमने जो काम किए महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उनका नाम लेके कौन कौन कैंडिडेट लड़े उसका ब्यौरा हमें भेजे। तो उस वक्त उन्होंने साफ साफ हमें भेजा कि सर हमारे यहाँ से 14 लोग खड़े थे, 15 लोग खड़े थे, उसमें से कुछ लोग बीजेपी की थे, कुछ कांग्रेस की ओर से लड़े थे, कुछ उद्धव उबाटा की ओर से लड़े थे। तो हमारे ओर से इतने ग्राम पंचायत सदस्य चुनकर आए और सरपंच इतने चुनकर आए। तो इस बात से पूरा पता चलता है, कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें एबी फॉर्म नहीं होता है, XYZ फॉर्म नहीं होता है, ये सब कहने के लिए बातें हैं। हर पार्टी को चाहने वाला सदस्य जो चुनकर आया है और जो सरपंच चुनकर आया है, वो अभी अगले हफ्ते पूरे ताम झाम के साथ मुख्यमंत्री जी को मिलने आएगा और मुख्यमंत्री जी के पास से आशीर्वाद लेगा कि सर आपने जो नीतियां इस महाराष्ट्र में
गरीबों के लिए अपनाई थी, जो कामकाज आपने गरीबों के लिए किया था पिछले 14 महीनों में, उस काम की वजह से आपका नाम लेके हम उतरे थे और हम जीत गए और हम आपकी पार्टी के वहां पर सदस्य बन गए, करके लड़े और हम आपके पार्टी के सरपंच कहकर हम चुन कर आए। That will be fantastic. That will be really fantastic. Whenever that happens, our team will be there and we'll of course shoot it. जी प्रदीप जी, साहब साहब, दुष्काल ऑपोजिशन लीडर्स आर टारगेटिंग एकनाथ शिंदे जी गवर्नमेंट ट्रिपल इंजन, बोले कि आपने सिर्फ 40 तालुकास में दुष्काल डिक्लेयर किया कि ड्रॉट अफेक्टेड। बिल्कुल सही। ये एक विषय है कि मोर एंड मोर, इनफैक्ट दे सेइंग हाफ ऑफ महाराष्ट्र रूरल एरियाज आर अफेक्टेड, और आप पे सावंत साहब ये आरोप है कि आपने उसी एरियाज को ड्रॉट अफेक्टेड बोल दिया है, दुष्काल अफेक्टेड है, जिसमें आपके एमएलएस हैं, आपके सिंपैथाइजर्स है, उसी को आप चुनावी दुष्काल कम और चुनावी तैयारी कर रहे सावंत साहब। दिस इज द एलिगेशन अगेंस्ट यू। व्हाई डोंट यू ट्रीट द एंटायर महाराष्ट्र जहां जहां दुष्काल है, दिस ए ह्यूज नंबर ऑफ 40 नहीं, उसे डबल टिबल तालुका अफेक्टेड है, बोलते हैं 250 हैं। यस, और 367 में से आंदोलन चल रहा है आज की तारीख में। देयर आर 367 तालुकास इन महाराष्ट्र, उसमें से कहा जाता है कि 250 से ज्यादा अफेक्टेड है। जी सर बताएं। सर मुझे माफ कीजिए, आप आरोप कर रहे हैं हमारी पार्टी के, विरोधी पार्टी में बैठे हुए रहते, उनको या तो उस विषय का ज्ञान नहीं होता है, या तो वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका काम रहता है, विरोध में बैठे, झूठ बोलने से तो उनका दुकान चलने वाला है। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो दुष्काल जो होता है, अकाल जो होता है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, और वो नॉर्म जो होते हैं, वो नॉर्म को डिक्लेयर करने के लिए हम खुद नहीं जाते या मुख्यमंत्री जी नहीं जाते, उसके लिए एक स्पेशल कमिटी होती है उस चीजों का ज्ञान रखने वाली, और वो कमिटी उस एरिया में जाकर इंक्वायरी करती, सर्वे लेती, और जिस एरिया में उन मुद्दों के ऊपर वहां पर उनको वो मुद्दे दिख रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर अगर वो तालुका बैठता है तो ही वो तालुका अकाल घोषित होता है। हम वो खुद मतलब कोई भी मिनिस्टर जाके उसको घोषित नहीं करते हैं। ये कृपया आप आपके चैनल से और विरोधकों ने भी सच्चाई का बयान करना चाहिए। सच बोलेंगे तो शायद कुछ सीटें उनकी आ सकती, झूठ बोलने से कुछ भी आने वाला नहीं है। तो ये जो अकाल घोषित, अच्छा दूसरी बात और एक बात बताना चाहूंगा, जो अभी तालुका यहाँ पर अकाल मतलब दुष्काल घोषित किया है वो फाइनल नहीं है। उसके बाद भी सेकेंड लिस्ट में जो कुछ उसके जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को ये थोड़ा सा कम करके कौन से तालुका बैठने के कगार में है उसको भी ढूंढा जा रहा है। सेकेंड लिस्ट में वो भी आने वाले हैं। मतलब दो पर्याय होते हैं, एक तो अति तीव्र दुष्काल और तीव्र दुष्काल। तो ये दोनों के जो क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया में जो बैठेंगे उनको घोषित करेंगे। इसमें सरकार को क्या खुशी है क्या कि कुछ लोगों को दे दो और कुछ लोगों का गुस्सा भी है? ऐसा है, ये शुरुआत कहां से हुई? अरुण सावंत साहब, ये शुरुआत कहां से हुई आपको भी मालूम है? हमारे वैरायटीवार साहब जो हैं उन्होंने इसकी शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि भाई जो एमएलए वगैरह जितने भी हैं वो जो सरकार के बहुत क्लोज हैं, उनके तालुका तो उन्होंने क्या है वो डिक्लेयर कर दी कि भाई यहाँ ये ड्राउट अफेक्टेड है, और बाकी सबको छोड़ दिया। अब इसके बारे में क्या कहेंगे सर, जरा बताइए, जरा विस्तार से बताएं। देखिए वडेट्टीवार जी, विजय वडेट्टीवार जो विरोधी पक्ष के नेता हैं जी, हर दिन मैं वो जो स्टेटमेंट करते मैं सुनते रहता हूँ, क्योंकि विरोधी पक्ष के नेता के ऊपर ध्यान देना ये हमारा प्रमुख काम है। वो क्या कह रहे हैं आपको मालूम होगा, अगर आपने सुना रहेगा तो परसों जब ये रिजल्ट लग गए ग्राम पंचायत के, तो यही विजय वडेट्टीवार सुबह सुबह उठे थे और क्या बोल रहे थे कि आज आप देख लो चुनाव के नतीजे क्या लगते हैं। ये जो महायुति की सरकार है वो सरकार अपने नाक के ऊपर गिरेगी, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और 2 घंटों के बाद नतीजे क्या निकले, जनता ने क्या निर्णय लिया और कौन जमीन के ऊपर गिर गया, ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा। विजय वडेट्टीवार आए दिन कुछ ना कुछ आरोप करते रहते हैं और उनके आरोपों का आंसर देना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। वो यहाँ महाराष्ट्र की जनता में एक मैसेज, गलत मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए सिर्फ 15 तालुकाओं में इन्होंने अकाल घोषित किया, दुष्काल घोषित किया और आप लोगों को इसका बेनिफिट नहीं दिया। तो ये जो सरकार है जहां पे इनके आमदार है वहीं पर
अकाल घोषित करती है और बाकी जगह पे नहीं करती। जी। ये जो घिनौनी हरकत है, ये कांग्रेस पिछले कई सालों से करते आ रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कांग्रेस को और इन नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। तो ये जो आरोप है उनका, उस आरोप के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। इस महाराष्ट्र की जनता देख रही है। हम, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे दो उप मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र के हक के लिए, इस महाराष्ट्र के विकास के लिए, जनता तक बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम क्या क्या योजनाएं कर चुके हैं और क्या क्या योजनाएं पाइपलाइन में, ये उनको मालूम है। हमारी सरकार हर हफ्ते जनता तक जाके, उनके दरवाजे तक जाकर पहुंच रही, उनको लाभ देने के लिए। उसमें भी ये विजय वडेट्टीवार नेता क्या कहते हैं, शिवसेना, उभाटाके और कांग्रेस के क्या कहते हैं कि जनता के द्वार पर ये भीख मांगने के लिए जा रहे। अभी इनको शर्म लगनी चाहिए कि जो जनता लाखों की संख्या में हमारे वहां पे जब हम जाते हैं, सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम लेके हम बेनिफिट वहां जाकर बांटते हैं, लोगों को खेती करने के लिए औजार बांटते हैं, लोगों को अलग अलग बेनिफिट देते हैं, चेक द्वारा, कैश द्वारा, अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो हम जब ये देने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। लेकिन अभी आप इससे अंदाजा लगाइए। ये तो अजीब, ये तो इसके ऊपर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ये तो अजीबोगरीब आरोप है। सरकार अगर, मेरा ये कहना है, शुरू से हम लोगों का ये मानना है, सरकार अगर लोगों के पास जाए तो उससे ज्यादा अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। लेकिन अरुण साहब, इसी विषय में एक और छोटा सा सवाल, और वो ये है, ये भी आरोप लगाया गया, और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो रूरल सेक्टर के जो नेता हैं कुछ, उन्होंने ये लगाया है कि अभी तक, क्योंकि जैसे मराठवाड़ा में इस बार रेंज फेल हुई है, इस बार बारिश नहीं आई है अच्छी, जिसकी वजह से हर जगह पे दुष्काल हुआ है, क्योंकि जमीन में, खेत में नमी नहीं है, पानी नहीं है। इसकी वजह से रबी सीजन के क्रॉप की बुआई नहीं हो पाई है अच्छे तरीके से। अभी तक सिर्फ 20 या 25% ही हो पाई है। उस विषय के बारे में सरकार को फौरन कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, वरना जो अप्रैल मई में जो कटाई होती है वो हार्वेस्ट होगा ही नहीं सर। बहुत तकलीफ होने वाली है नहीं तो। सावंत साहब, बस बिल्कुल सही है आपकी बात। कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे कि आप पश्चिम महाराष्ट्र ले लो, मराठवाड़ा ले लो, बीड ले लो, ये जो कई, यवतमाळ ले लो, ये महाराष्ट्र के जो कुछ जिले, वहां पर बारिश बहुत कम हुई इस बार। मतलब पिछले साल के समय में जो बारिश गिरी थी उससे कम से कम 30% बारिश, 30% बारिश इस बार कम हुई। और इसी को ध्यान रखते हुए देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब, फडणवीस साहब, अजित पवार साहब, इन्होंने जब बात की थी पंतप्रधान को मिलने के बाद, जब पंतप्रधान शिरडी में आए थे, उस वक्त उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए उनके बेनिफिट इस राज्य की आम जनता को अलग अलग प्रकार से बेनिफिट के रूप में देने की घोषणा की थी। और उसका कार्यक्रम शुरू भी हुआ है, और ये कार्यक्रम से ही इन लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने कुछ ऐसी योजनाएं बनी है जिससे आने वाले समय में ये जो पानी की समस्या है अलग अलग जगह पर, उसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ इस वाटर के जो एक्सपर्ट है उनके साथ कई मीटिंगें मुख्यमंत्री ले रहे हैं। हम उसके ऊपर ध्यान रखे, उसका इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं ताकि आप तक हम वो पहुंचाए, आम जनता तक वो इंफॉर्मेशन जाए, ताकि उनको ये मालूम पड़े कि सरकार ये जो दिक्कतें हर साल आ रही है, अति वर्षा हो या अवर्षण हो या कभी कभी तो टोलधाड़ जो बोलते हैं महाराष्ट्र में वो आती, इनके ऊपर अलग अलग प्रकार से स्टडी चल रही सर। और वो उसका जो ये है बेनिफिट है आने वाले कुछ समय में जरूर दिखाई देगा। और जनता को कैसे कम क्षति पहुंचे इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है, और आने वाले दिनों में आपको उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। साहब, हमने देखा, सबने देखा कि आज के तारीख में एकनाथ शिंदे जी और मोदी साहब और अमित शाह जी के साथ जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। ऐसे कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं देखा। और मोदी साहब और अमित शाह जी कोई मौका नहीं छोड़ता कि एकनाथ शिंदे जी के कंट्रीब्यूशन को हॉनर करना। ऐसे अच्छे बर्ताव हमने किसी और अलग अलग सीएम से नहीं देखा जो मोदी साहब और अमित शाह जी एकनाथ शिंदे से करते हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी का काम जबरदस्त है, सबको मानता कि दिन रात वो काम ही करते रहते हैं। मगर सावंत साहब,
जो मनसे ने आंदोलन किया मुंबई गोवा, वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी भी कोंकण के लोग अभी भी तकलीफ में है। आप मोटरेबल करने वाले थे, एक साइड करने वाले थे, गणपति चला गया, उनका विसर्जन हो गया, अभी दीपावली का त्योहार हो रहा है, अभी तक वो मुंबई गोवा हाईवे अब तक ठीक नहीं है। शाह साहब, नो डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स लाइक एकनाथ शिंदे। अभी कोई भी करे पॉइंटर विल बी टुवर्ड्स एकनाथ शिंदे जी कि नहीं, काम नहीं हो रहा। व्हाट इज हैपनिंग सर? देखिए, किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं या देश का जो पंतप्रधान होता है, वो उस राज्य का और उस देश का पालक होता है। उसी प्रकार से हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब इस राज्य के पालक है, नेता है। तो कहीं पर कुछ भी हो, उनके ऊपर उंगली तो आएगी ही। लेकिन इसका जो कारण है, मुंबई गोवा जो महामार्ग है, मैं वहीं पर, मेरा गांव है, ये जो मुंबई गोवा हाईवे है, मैं वहां पे हर 3 महीने के बाद, मेरे घर के बाजू से ही जाते हैं। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। और ये पूरा का पूरा मुंबई गोवा हाईवे अभी खराब नहीं है, उसमें का सिर्फ 15 to 20% हाईवे अभी बचा है, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत है। उसके 2 कारण मैं ये बताऊंगा। बीच में कुछ बारिश की वजह से कुछ जगहों का काम रुका हुआ था, और दूसरा रीजन था कुछ जगहों का वहां के जो जमीन मालक होते हैं, वो जमीन मालक और सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कुछ दिक्कतें थी। वो दिक्कतें सरकार बैठकर सॉल्व करने में लगी हुई है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले गणेशोत्सव के पहले पूरा बॉम्बे टू गोवा हाईवे जो है वो चकाचक दिखाई देगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज में काम कर रहे हैं, सिर्फ रास्ते ही नहीं, मुंबई के रास्तों के ऊपर भी अभी उन्होंने पूरा कंक्रीटीकरण का काम शुरू कर दिए है। इसके पहले आप देखेंगे मुंबई के रास्ते जो थे, मतलब मुंबई के रास्तों में गड्ढे हैं या मुंबई गड्ढों में है, यही समझ में नहीं आता था। तो अभी की जो स्थिति है काफी अच्छी है, काफी बदलाव हुआ है। मुंबई में अभी जो पहले की स्थिति थी वो नहीं रही है। जहां जहां पे अभी कुछ जगहों के रास्तों के काम बाकी, उसके ऊपर जोरदार यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लेकर, यहाँ के जो कमिश्नर है इकबाल चहल जी, उनको आदेश दिया है कि मुझे आने वाले इलेक्शन के पहले इस मुंबई को चकाचक देखना है और आप सारे रास्तों से कंक्रीट का काम करने के लिए आप लग जाइए। और वो काम शुरू हो चुका है। इतना, मतलब मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ पे सचमुच आपके चैनल के द्वारा सराहूंगा, उनके काम को मैं यहाँ पे मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि एक आम आदमी से लेकर फिर वो गरीब हो या अमीर हो, सब के लिए वो काम करने को दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और इस आदमी को लंबी और निरोगी आयुष्य मिले, ऐसी मैं आपके चैनल के द्वारा ईश्वर के पास प्रार्थना करूंगा। सावंत साहब, दूसरा है कि राज ठाकरे जी ने टोल टैक्स का इशू उठाया था, आंदोलन हुआ, उनके कंट्रोल रूम्स वहां पर, मनसे के कंट्रोल रूम वहां पर सेट किया गया कि कितने व्हीकल्स आ रहा जा रहा है, मॉनिटरिंग, फिजिकल मॉनिटरिंग थ्रू कैमरा, सब चीज हो रहा है। आरोप यह भी था कि फैसिलिटीज, पैसे टोल टैक्स ले रहे पर अब जो कंज्यूमर्स है उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रहे, ट्रैवलर्स को फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं। तो फिर आपने दादा भुसे जी को राज ठाकरे जी से मिलने पर कर दिया, दोनों के मीटिंग भी हुए थे, बहुत सारी चीज डिस्कस हुआ। अब वो टोल टैक्स का क्या स्थिति है, क्या दिख रहा है आपको? अभी मैं जहां से बैठ के ये इंटरव्यू दे रहा हूँ वो टोल नाका के बाजू में ही बैठा हूँ। फिर एक बार फिर क्योंकि होता क्या है, हम मंत्रालय से निकलते हैं, हमारे पार्टी ऑफिस से निकलते हैं और आपका फोन आ जाता है। फोन आने तक मैं रास्ते में रहता हूँ, फिर एक ही जगह ऐसी सुरक्षित मुझे दिखाई देती है जहाँ पे बहुत जबरदस्त नेटवर्क मिल रहा है आपको वहां पे। ये कहाँ पर, बीकेसी में है या? अभी मैं वर्ली सेतु जो है हमारा, वर्ली बैंड्रा सी लिंक वे, वहां पे बैठा हुआ हूं। तो आप वर्ली की तरफ हैं कि बैंड्रा की तरफ हैं? अभी बैंड्रा की तरफ हूं मैं। अच्छा, वंडरफुल। बट यू आर गेटिंग वेरी गुड नेटवर्क, यस, फैंटास्टिक। यस वंडरफुल, तो एब्सोल्युटली वंडरफुल। आदरणीय राज ठाकरे जी ने जो इशू उठाया था जी, वो कुछ जगहों के टोल नाकों के ऊपर दिक्कतें थी, उन्होंने उसके लिए इशू उठाया था। सभी मुंबई के या महाराष्ट्र के टोल नाका के ऊपर ये परिस्थिति नहीं है। उन्होंने कहा था कि टोल नाका के ऊपर स्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी जहां पे मैं बैठा हूं टोल नाका, वहां का जो टोल नाका का जो आप टॉयलेट फैसिलिटी आप
Oh God, I just praised the network. यस यस मुझे लग रहा है नेटवर्क पे मेरी तो- नजर लग गई है। जी बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो राज ठाकरे जी ने हमारे सरकार के ही एक मंत्री दादा भुसे जी के साथ बैठक की थी, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। और दादा भुसे जी ने उनको उनकी जो दिक्कतें थी, उनकी जो भी तकरार थी, कंप्लेंट्स थी, वो सुन ली थी, सरकार के पास उन्होंने रखी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अभ्यास किया था, और जहां जहां पे उन्होंने जो दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को सुलझाने के लिए हमारी सरकार ने तुरंत कदम उठाया। मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी अभी शायद खुश होंगे, क्योंकि सरकार ने उनकी जो दिक्कतें थी, तकरार थी, उसमें से कुछ मुद्दे सचमुच अच्छे थे, सही थे, उनके ऊपर एक्शन ली है। और जो बचे हुए मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी कुछ ही दिनों में उनको सारे मुद्दे सुलझे हुए आपको दिखाई देंगे। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, प्लीज। राज ठाकरे जी हो या और कोई भी नेता हो या आम आदमी हो, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास मंत्रालय में, हमारा बाड़ा साहेब भवन करके मुख्यालय है उसमें, या हमारा आनंद आश्रम का मुख्यालय हो, या वर्षा बंगलो हो, वहां पर आखिरी आदमी जाने तक मुख्यमंत्री अपनी सीट से उठते नहीं है। ये मैसेज आप पूरे देश को दे दो, क्योंकि मैं अपनी आंखों से ये रोज देखता हूं। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सर चलते चलते दो सवाल है, छोटे से, ज्यादा बड़े नहीं। एक तो आपने कहा कि पूरी मुंबई की जो सड़कें हैं उनकी कॉन्क्रेटाइजेशन होगी। अब एक व्यू ये है कि कॉन्क्रेटाइजेशन शायद शहर के लिए अच्छा नहीं है। जो पुरानी मैकाडम रोड थी, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाए तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है। उसमें गाड़ी का जो वेयर एंड टेयर होता है वो भी कम होता है, लोगों की पीठ के ऊपर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वगैरह। तो मेरा ये कहना है, इसके ऊपर अगर आप रिप्लाई देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो ये एक सजेशन है बहुत लोगों का कि आप अमेरिका में देख लीजिए, पेरिस में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, और वो ज्यादा सस्ता भी होता है। सर जी बताएं। मैं जरूर आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। आपने जो बात कही है जी, उस बात में तथ्य है, लेकिन क्या है, इसके पहले इस मुंबई में और राज्य में कई जगहों पर डामर के रास्ते होते थे, और है अभी भी जी। लेकिन हुआ क्या उसमें, हर साल पिछले 25 सालों में हमारे इस मुंबई में यहाँ पर सत्ता थी उद्धव जी ठाकरे की। यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बीएमसी, उसके ऊपर वो राज करते थे। और यहाँ की बीएमसी जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका बजट होता है 45,000 करोड़ रुपया। मतलब देश के ऐसे 4 राज्य जिनका जो बजट है सालाना, वो बजट हमारे कॉर्पोरेशन से भी आधा है, कम है जी, दुरुस्त बात। ऐसे 5 राज्य हैं, और ऐसे 45,000 करोड़ पैसा जिसके पास है, उस कॉर्पोरेशन को यहाँ की जो महानगर पालिका जो चलाते थे, जो जिनकी सत्ता थी, वो उभाटा उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लूटने का काम किया जनता को और कॉर्पोरेशन को। 600 से 650 करोड़ रुपया हर साल वो रास्ते जो है डामर के, वो डामर के रास्ते सिर्फ भरने के लिए खर्च करते थे। 650 करोड़ रुपया सिर्फ उसमें बर्बाद होता था। और इसीलिए ये जो पैसा जनता का पैसा है, वो हर साल लूटा जाता था। 650 करोड़ में से 50 करोड़ भी खर्च होते थे, नहीं भगवान को जानो मालूम, क्योंकि कोई खड्डा भरा नहीं जाता था। इसीलिए फिर निर्णय लिया गया कि क्यों ना ये रास्ते कंक्रीट के किए जाए, ताकि ये कम से कम 15-20 साल तक तो चले और जनता का पैसा बचे। आज आपको मैं फिर और एक बात बताता हूं कि हमारे कॉर्पोरेशन मुंबई की जो है, उसके पास 85,000 करोड़ जी, 85,000 करोड़ रुपया कैश बैंक में पड़े हुए जी है। बैंक बैलेंस, वो बैंक बैलेंस पिछले 25 सालों से उसका जो इंटरेस्ट मिलता था, वो इंटरेस्ट भी लूटने के लिए यहाँ पर दौड़ लगी रहती थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, महाराष्ट्र में पिछले 14 साल से शिंदे सरकार काम कर रही है, वो सरकार आने के बाद ये जो पैसा पड़ा है बैंकों में, उस बैंक के पैसों का जो इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट से ही हमने कामकाज शुरू किए। और आपको और एक खास बात, जो इंटरेस्ट आ रहा है 85 लाख करोड़ का, 85 लाख करोड़ का, उसमें 10 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई, और वो जो बढ़ोतरी हुई उसी में से हम काम कर रहे हैं। तो अभी आप बताइए। 10,000 करोड़ सर, 10 लाख करोड़ नहीं, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ जी 10 लाख। इंटरेस्ट का अगर 10 लाख करोड़ है तो आपको भी मुबारकबाद, पूरे महाराष्ट्र को मुबारकबाद। फिर तो बहुत जबरदस्त दिवाली हो गई।
मैं सचमुच बता रहा हूं आपको कि ये सरकार जी। जो जनता का पैसा है, जनता के खून पसीने का जो पैसा है, उसको टच ना करते हुए जो इंटरेस्ट आ रहा जी। है, और जो इंटरेस्ट भी कौन सा, तो जो अभी नया बड़ा हम आने के बाद उस इंटरेस्ट में काम चला रही। इस मुंबई का सुशोभीकरण हो रहा है, इस मुंबई को में बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना जैसी योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू की पहली बार, और अभी वो उसका व्याप्ति अभी पूरे महाराष्ट्र में बढ़ाई गई। इस मुंबई में और महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के द्वारा कई करोड़ रुपए आम जनता के हेल्थ के ऊपर खर्च किए, और पिछले 2.5 साल में 2.5 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए थे। पैसे सिर्फ जी। हड़प हो रहे थे, लेकिन आम जनता के ऊपर पैसे खर्च करने वाला ये जो मुख्यमंत्री है, वो आम जनता के मन में घर करके बैठा है। और इसीलिए ये जो ग्राम पंचायत के निकाल आपने देखे, वो उसी का नतीजा है। और आपने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय फडणवीस जी, अजित पवार जी और मुख्यमंत्री जी, इनमें बहुत अच्छी तरीके से तालमेल है। ये बात बिल्कुल सच है। ये तालमेल क्यों है? तो ये तीनों जन मिलकर, और केंद्र में जो हमारे 2 नेता बैठे हैं, वो देश के लिए, देश के हित का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व का के हित के लिए काम करे और गरीबों तक बेनिफिट पहुंचाने का काम करे। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पीछे आम जनता, आज 80 करोड़ जनता को आज मुफ्त में अनाज मिल रहा है देश की। ये अच्छा काम नहीं है? 83 करोड़ उसके ऊपर भी आरोप हो रहा है। सर 3 करोड़ कम क्यों कर दिए? 83 करोड़ से। और 5 साल और एक्सटेंड कर दिया, 5 साल और एक्सटेंड कर दिया। उसके ऊपर भी ये कांग्रेस की सरकार और यहाँ की शिवसेना और यहाँ के जो राष्ट्रवादी है, वो उसके ऊपर भी आरोप करते हैं कि ये मुफ्त में बांट रहे। अरे हम आम आदमी का पेट भरने के लिए अगर कुछ करते, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? दुरुस्त बात है। लेकिन फिलहाल आपको दिवाली की एक बार फिर शुभकामनाएं। अभी 5-6 सवाल और थे, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा फिर। थैंक यू। स्पेशली विद रिगार्ड टू द मुंबई गोवा हाईवे, क्योंकि अगली बार बात करेंगे सर। ऐसी क्या बात है, गडकरी साहब ने कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में जरा बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मजा आया आपसे बात करके, बहुत मजा आता है हमेशा, और हमेशा की तरह एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, और वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जबरदस्त डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देते हो आप हर चीज का। वंडरफुल। थैंक यू सो मच अरुण सावंत सर। Thank you. यू आर अ वंडरफुल स्पोक्सपर्सन। फैंटास्टिक। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। जय भवानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, sir. Now, that was a very detailed explanation as to what Mr. Shinde is doing. I hope these schemes are actually reaching the people. I hope that happens. And in terms of the concretization of roads, etc., well, I'm not sure. Because at the end of the day, concretized roads are really not good for the health of motorists or for the health of automobiles. All the other, yes. It's like terrible. It's like terrible. The wear and tear on tires, the wear and tear on the automobiles themselves is absolutely awful. And I am very happy to see that they're at least adopting the Mohalla clinic scheme of the Aam Aadmi Party in the shape of Apla Davakhana, Balasaheb Thackeray Apla Davakhana. I hope it happens. I hope it goes everywhere. And as Arvind Kejriwal said, यार इस पे हमारी कोई मोनोपोली थोड़ी है, हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमारी स्कीम को बाकी सब लोग भी अपना रहे हैं, और अगर अच्छी तरीके से हर जगह पर इसको फैलाएं तो पूरे देश का भला होगा। And now just to talk a little bit more about that, we have